हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जयकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी, बहुत झकास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं देखिए लेकर आया हूं अनसॉल्व सेट 2021 का सेट वन, ठीक ना। कोड जिसका है 347WZ, जिसका कोड है जो 2021 में पेपर तो नहीं हुआ था, लेकिन 2 सेट बनाकर छोड़ दिए पेपर बनाने वालों ने, ठीक ना। तो हम लोग उस पेपर को हल करने वाले हैं आज। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि 2021 का नहीं आएगा, मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप इतना मेहनत करिए, कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए, ठीक ना। पेपर में मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूट न पाए, ठीक। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग क्वेश्चन छूट न पाए। तो यहाँ पर देखिए, पहला सेट लेकर आया हूँ 2021 का, 2022 का पूरा करा दिया हूँ, 2020 का एक सेट करा दिया हूँ। अगर 2020 और 2022 का मतलब अनसॉल्व सेट का, प्रैक्टिस सेट का जो सॉल्व पेपर होता है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग जेकेएस लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और उसकी प्राइस 25-25 रुपये है, ठीक ना। 2022 और 2020 और 2022 का 25-25, ठीक। अब देखिए आते हैं आगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, सेट नंबर देखिए, कोड नंबर तो आप जानिए 347WZ, मतलब WZ कर रहे हैं, FZ है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहाँ गया भाई? प्रश्न नंबर 1 भी लेकर आते हैं, अभी रुकिए। तो यहाँ पर देखिए आ गया प्रश्न नंबर 1। पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में है, कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक ना। पहला का क देखिए, धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया है SiC, ठीक ना। सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन और कार्बन है। फिर देखिए मैग्नीशियम है, फिर हीरा है, फिर देखिए ग्रेफाइट है, ठीक ना। तो इसमें जो आपका जो धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है, मैग्नीशियम करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। देखिए ख वाला, विलयन के ताप पर निर्भर करता है। विलयन के ताप पर कौन निर्भर करता है? तो देखिए विलयन के ताप पर मोलरता निर्भर करती है। कौन? मोलरता निर्भर करती है। आप लोग लिखे होंगे नोट में, ठीक ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है। क्या वेग स्थिरांक की इकाई होता है? सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन घ वाला कह रहा है कि RCHO यानी कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड टैलेंट परीक्षण पर क्या बनता है? तो देखिए एल्डिहाइड है जो ये टैलेंट परीक्षण पर Ag यानी कि रजत दर्पण बनता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण Ag बनाता है, ठीक ना। सिल्वर दर्पण बनाता है, ठीक। आगे चलते हैं अंगा वाले पर। अब देखिए आ गए हैं भाई चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक ना। वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर RnH2 तथा HNO3 की क्रिया, HNO2 की क्रिया से क्या बनता है? तो इसमें देखिए बनता है आपका प्राथमिक एल्कोहल बनता है, यानी कि प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि च वाला, ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति दर्शाता है। कौन दर्शाता है? टैलेंट परीक्षण, यानी कि टैलेंट अभिकर्मक जो होता है, टैलेंट Ag2O, ठीक ना। टैलेंट परीक्षण ये क्या करता है? ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक समूह को क्या करता है? उसकी उपस्थिति दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, 3, 4 देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, ये देखिए आपकी ये वीडियो पार्ट 1 है और वीडियो पार्ट 2 आएगी, ठीक ना। उसमें पूरा खत्म कर देंगे। तो इसमें एक मतलब आधा खत्म करेंगे, आधा उसमें, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर CCP जालक बनाता है, इसकी एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई जो है 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। Ag का परमाणु भार दिया 108, ठीक ना। हालांकि वहाँ पर जो दिया था, जो Ag का जो परमाणु भार था 107, यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ, जो भार दिया था 107.9 दिया था, लेकिन इसको हम कर दिए 108, ठीक है। ताकि गुणा भाग करने में आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद तुरंत क्या है? 9 है, तो इसको 108 भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए A बराबर दिया है, यानी कि किसका? कोर की लंबाई दिया है। कितनी दी है? 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम चेंज कर दिए मीटर में, 10 के पावर माइनस से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, यहाँ पर Na बराबर ये अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या 6.02, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 0 2 3, ठीक ना। तो यहाँ पर हम खाली 2 लिखे हैं, गुणे 10 के पावर 23। और ये देखिए इसको D से भी डेंसिटी होते हैं, घनत्व निकालना है आपको, डेंसिटी दर्शा दीजिए चाहे रो दर्शा दीजिए। Z बराबर
CCP जालक में Z बराबर 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब गुणा भाग करेंगे, यहाँ पर सूत्र रखकर को देखिए सूत्र होता है D बराबर या फिर रो बराबर कह सकते हैं D बराबर Z गुणे यम अपान ए का क्यूब गुणे एन ए, यानी कि अवगाद्रो संख्या। यहाँ पर देखिए Z का मान 4 है, Z का मान यहाँ पर देखिए 4 रख दिए, गुणे में 108 देखिए किसका मान है, यम का मान है, तो यम का मान 108 रख दिए। फिर ए का मान रखे 408.6 गुणे 10 के पावर -13 का क्यूब कर दिए, गुणे 6.02 गुणे 10 के पावर 23, ये क्या है अवगाद्रो संख्या है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है कि 4 गुणे 108 ऊपर वाला है, फिर देखिए इसका जब 3 बार गुणा करेंगे ना 408.6 गुणे 408.6 गुणा करेंगे 3 बार, तो इसका आएगा 68 21 73 88.056 आएगा। ठीक ना, यानी कि 5 6 आएगा। और गुणे 10 के पावर ये क्या हो जाएगा 36। 12 तिहाई देखिए पावर का पावर में गुणा होता है, न कि पावर का क्यूब कर दीजिए, नहीं गुणा करेंगे। 12 तिहाई कितना होगा 36 होगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक ना, माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। 12 तिहाई 36 माइनस 36 10 के पावर -36 गुणे 6.02 गुणे 10 के पावर 23 यहाँ पर हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा आगे देखिए क्या है, आगे इसको हम गुणा कर लिए हैं और देखिए गुणा करने के बाद क्या किए, यहाँ पर देखिए गुणा करने के बाद हम लोग इसमें से जो दशमलव था, यहाँ पर जो दशमलव था दशमलव को हटाएं, तो यहाँ पर जब दशमलव को हटाएंगे ना तो क्या करेंगे भाई 1 2 3 जीरो से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से ऊपर गुणा करेंगे 1000 से नीचे, 1000 से ऊपर गुणा किए 3 जीरो लग गया। ठीक ना, और 1000 से नीचे गुणा किए दशमलव हट गया। अब देखिए आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे देखिए यहाँ पर 36 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा भाई 10 के पावर -36 में से 23 जाएगा तो 10 के पावर -10 बचेगा, 10 के पावर -1 मिनट, तो ये बचेगा 10 के पावर -13। ठीक ना, 36 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर -13 बचेगा, ये 13 हो गया। आप देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक ना, तो इतना बचा -13। अब क्या करेंगे इसको ऊपर करेंगे और ऊपर किए तो देखिए यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जीरो हम बढ़ा लिए, जीरो बढ़ाए हैं कि 10 यहाँ पर से पावर का जो प्लस में ये ऊपर गया तो प्लस में उसका मान घट गया। ठीक ना, फिर 10 के पावर 3 बचा। अब नीचे हम लोग देखिए गुणा कर लिए, नीचे गुणा करने के बाद देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो आएगा 4106, मतलब इतना आएगा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक ना, यानी कि 410668 676 097.12, इतना बड़ा गुणा करते करते बूढ़े हो जाएंगे आप लोग, पेपर में बता दे रहा हूँ भाई, इतना बड़ा गुणा आ गया ना तो था लग जाएगी। ठीक, गुणे 10 के पावर यहाँ पर बचा 13, और देखिए 13 को क्या किए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिए, तो ये आ गया 10 दशमलव, इससे भाग दे देंगे, इससे जब आप भाग दे देंगे इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 10.51 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब आएगा। ठीक ना, ये चेंज हो गया ग्राम में। ठीक, तो ये इतना आंसर आ गया, ये डेंसिटी बराबर कितना आ गई 10.51 ग्राम आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रश्न नंबर 2 का ख वाला, तो देखिए कह रहा है कि 1.40 ग्राम मिलीलीटर एवं भार बटे आयतन के अनुसार 25%, कितना प्रतिशत दिया यहाँ पर देखिए 25% दिया। ठीक ना, 25% H2SO4 की 1 लीटर विलियन में मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए हल हम यहाँ पर लिखे दिया है W स्मॉल w 25 ग्राम दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 25%, कितना है 25% है ना, तो ये 25 ग्राम हो गया। ठीक, क्योंकि 100% पूरा होता है, 100 ग्राम में से मान लीजिए 25 ग्राम क्या हो गया आपका ये आयतन हो गया। ठीक ना, भार हो गया इसका। फिर यम डैश का मान इसमें क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2SO4 है तो यम बराबर क्या हो जाएगा 98, यानी कि H2SO4 का जब भार आप निकालेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। ये कैपिटल W बराबर 115, ये देखिए 115 कितना आया है 115। अब आप लोग कहेंगे कि ये 115 कहाँ से आया, तो 115 के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे हल किया हूँ। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक ना, तो जब आप द्रव्यमान निकालेंगे पूरे बिलियन का तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर जाएगा घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। घनत्व कितना दिया है देखिए 1.40 ग्राम मिली प्रति मिलीलीटर में दिया, ये जो है घनत्व है। ठीक ना, घनत्व इतना हो गया, तो घनत्व में आयतन से गुणा होगा। आयतन कितना माने आप मतलब 100 ml माने, 100 ml में जो 25% है वो क्या है आपका
H2SO4 है, ठीक ना। तो वही क्या है 100 ml में मतलब जो 100 मतलब 1.4 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 ml है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये विलियन, विलियन कितना है आपका 140 हो जाएगा, मतलब ये पूरा बिलियन का द्रव्यमान निकल रहा है। 140 जो निकल रहा है ना, ये पूरा बिलियन का द्रव्यमान निकल रहा है, ठीक। इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। फिर देखिए विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक ना। फिर विलायक, विलेय तो आपका 25% है, लेकिन विलायक आप निकालेंगे ना, विलियन आपका कितना निकला, विलियन आपका आ गया 140, 140। अब जब विलायक निकालेंगे तो विलायक बराबर होगा विलियन माइनस विलेय, विलियन माइनस विलेय हो जाएगा। अब देखिए विलियन कितना है 140 से, विलेय कितना है 25% है, तो 140 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 115, और ये 115 जो बचा यही कैपिटल W का मान हो जाए, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर मान रख दें, यहाँ पर देखिए मान रखें, यहाँ पर 25, 1000 और यम का मान कितना है 98 और कैपिटल W का मान 115। यहाँ पर गुणा कर देंगे 25,000 हो जाएगा, और ये गुणा कर देंगे तो 13, ये इतना हो जाएगा 13,270। तो 0 से 0 कट गया। फिर इससे जब भाग देंगे तो आ जाएगा यम बराबर आपका 2.218 यम, यानी कि मोलर, ठीक ना। इतना आपका आंसर आ जाएगा, एकदम सटीक आंसर आया है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन पर देखिए दूसरे के ग वाले पे आते हैं। तो दूसरा का ग वाला जो क्वेश्चन है और बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0.00108 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता दिया है 4.95 × 10⁻⁻5 यस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक ना है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्बडा यम का मान 390.5 है तो इसके वियोजन स्थिरांक परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मोलर चालकता यम बराबर इतना दिया है, और यम बराबर जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ से भाग देंगे, और 10⁻³ -3 कर रहे हैं, 10⁻³ से भाग देंगे, 10⁻³ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर -³, ठीक ना, माइनस इनवर्स हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हुआ है, बस यही हुआ है। के बराबर देखिए कितना दिया है, के बराबर आपका दिया है 4.95 × 10⁻⁻5 दिया है, एस सेंटीमीटर इनवर्स दिया, ठीक ना। फिर लैम्बडा यम, लैम्बडा इसको बोलेंगे लैम्बडा एम का मान कितना दिया है, तो देखिए 390.5 दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे आते हैं, कुछ इसको हल करते हैं, ठीक ना। तो हल करते हैं, देखिए सांद्रता के पदों में वियोजन मात्रा, सांद्रता के पदों में जब इसकी वियोजन मात्रा निकालेंगे तो लैम्बडा पर निकालेंगे, ठीक ना। किस पर निकालेंगे, लैम्बडा पर। तो लैम्बडा बराबर सूत्र, लैम्बडा करें अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र, अल्फा बराबर सूत्र होता है लैम्बडा नॉट यम, यानी कि लैम्बडा यम भी कह सकते हैं, लैम्बडा नॉट यम बटे लैम्बडा नॉट सी, ठीक ना। यानी कि कंसंट्रेटर है, सांद्रता है, ठीक ना, क्या है सांद्रता है, ठीक ना। लैम्बडा यम और लैम्बडा सी, ठीक। अब देखिए सांद्रता के पदों में मोलर चालकता जब निकालेंगे तो मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्बडा सी बराबर ये मोलर, ये क्या है सांद्रता है, और ये मोलर चालकता यम है, और के × 1000 ये सूत्र होता है, ठीक ना। ये क्या होता है सूत्र होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लैम्बडा सी बराबर हो जाएगा 4 ये के का मान इतना था, इतना रख दिए, गुणे 1000 यम का मान इतना था, ठीक ना, 0.00102328 ये यम का मान था, यम का मान रख दिए। उसके बाद देखिए इसको हल कर दिए, आ गया लैम्बडा नॉट सी का मान आ गया 48.15 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए लैम्बडा बराबर हमको निकालना है, तो इसका सूत्र होता है लैम्बडा नॉट यम बराबर बटे में लैम्बडा नॉट सी, ये सूत्र होता है लैम्बडा बराबर होता है 3 ये मान देखिए हम लैम्बडा नॉट यम का मान कितना है 390.5, और ये लैम्बडा नॉट सी का मान कितना है 48.15, तो यहाँ पर था तो ये रख दिए मान। अब देखिए लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्बडा करें यार, बार बार लैम्बडा आ रहा है, ये अल्फा है, ठीक ना, अल्फा भाई सॉरी यार माफ़ करना आप लोग, ठीक ना, इसको समझ लीजिएगा, अल्फा बराबर है, और अल्फा बराबर क्या होगा 0.1233 आ जाएगा, ठीक ना। इतना भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं देखा हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, वियोजन की मात्रा के नियम से, वियोजन की मात्रा का नियम क्या कहता है कि इधर की जो संख्या है ये अभी देखिए अल्फा, मान लीजिए ये पूरा अल्फा है। अब देखिए अल्फा अभी यहाँ पर जो है ये 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये अभी प्रारंभ में है, ठीक ना, यानी कि प्रारंभ में, यानी कि अभी जो प्रारंभिक है, यानी कि शुरू नहीं हो, रिएक्शन अभी शुरू नहीं है, तब इसको हम 0 कर दिए, ठीक। ये मान लीजिए 0। फिर देखिए साम्यावस्था में ये कितना हो जाएगा, कुछ इसमें से चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो 1 -
माइनस अल्फा, ठीक ना, 1 माइनस अल्फा यानी कि अल्फा घट गया, ठीक ना। इसमें से क्या हुआ, अल्फा घट गया, तो यहाँ पर देखिए सी लिखे, सी 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर सी अल्फा और सी अल्फा ये बन गया, ठीक ना, ये बन गया। ये देखिए CH3 COO माइनस और H प्लस बन गया, तो इसको बोलेंगे C अल्फा, ठीक ना, ये बना। फिर देखिए वियोजन स्थिरांक क्या होता है, वियोजन स्थिरांक देखिए, ये देखिए CH3 COO माइनस जो है गुणे CH प्लस ये वाला, ठीक ना, ये ऊपर वाला है, और जो प्रारंभिक वाला होता है ये बटे में आ जाता है, ठीक ना, बटे में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, इसका और इसका मान देख लीजिए, इसका मान कितना है C अल्फा है, और इसका मान भी C अल्फा है, तो C अल्फा गुणे C अल्फा, ठीक ना, C अल्फा गुणे C अल्फा बटे में C माइनस C1 माइनस अल्फा, तो C1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा C अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फा। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। अब हम लोग वहाँ पर मान रख लेते हैं, तो के बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे, किसका, ये सी का मान हो जाएगा, और ये अल्फा का मान रखेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, ठीक ना, यानी कि ये मान रखिए, देखिए 1.29 गुणे 10, ये इसका स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये के बराबर कितना आ जाएगा, 1.78 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरे का घ वाला है, दूसरे का घ वाला कह रहा है कि वैद्युत कण संचलन को समझाइए, तो देखिए वैद्युत कण संचलन हम लिख लिए हैं, कह रहा है कि यह कोलाइडी विलयनों का एक गुण, एक यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण जो होते हैं विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। कण के इस गमन को या संचलन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं फिगर भी बनाया हूँ, आप फिगर देख लीजिए, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस है, ये देखिए माइनस है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक दूसरे के, मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये क्या का विपरीत दिशा में गमन करते हैं, यानी कि देखिए ये प्लस वाला है, तो ये इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये प्लस वाला जो ये माइनस की तरफ गमन करेगा, यानी गति करेगा, और ये जो माइनस वाला ये प्लस की तरफ गति करेगा, ठीक ना। तो ये उल्टी विपरीत दिशाओं में अपने गति करने लगते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 आपका खत्म हुआ, 3 पर आते हैं। अब देखिए आ गए ये प्रश्न नंबर 3 पर, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि क वाला है क्वेश्चन, CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको भिन्नता बताना है। तो यहाँ पर देखिए CCP जालक की संकुलन क्षमता हेडिंग है, फिर देखिए यहाँ पर ये सूत्र होता है 4 गुणे ये CCP है 4 गुणे 4 बटे 3, 4 गुणे 4 बटे 3 पाई आर स्क्वायर और बटे में क्यूब है, ठीक ना। ये क्या है, ये सूत्र होता है। अब इसी से हम लोग निकालेंगे, तो के ए क्यूब का मान देखिए 2 और करड़ी में 2 आर का क्यूब कर देंगे, यानी कि ये ए का मान है, ठीक ना। ये कितना है, ये ए का मान है, और देखिए 4 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 कर देंगे, 4 चौक 16 बटे में 3 है, और गुणे में पाई आर क्यू, ठीक ना, पाई आर क्यू हो गया। अब देखिए जब इसका क्या करेंगे, 2 करड़ी में 2 का ये क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का ये पूरा इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये करड़ी 2, और ये हो जाएगा आर का क्यूब, ठीक ना, आर का क्यूब हो जाएगा, और जो 2 है इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्यूब, ठीक। अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, बटा बचा क्या, पाई, और 3 बटे में क्या बचा, करड़ी में 2 बचा। अब जब इसको आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 74%, 74.02% आ जाएगा। आंसर भी दिया है आंसर में। अब देखिए यहाँ पर CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP से लगभग समान होते हैं, ठीक ना, परंतु CCP जालक संरचना में भिन्न होता है, ठीक ना। क्या होता है, जो CCP क्या होता है HCP से लगभग भिन्न होता है, और संकुलन क्षमता क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक। तो ये था आपका CCP और HCP में भिन्नता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 का ख वाला क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ख वाला आ गया है, कह रहा है कि XeF4 तथा XeF6 यानी कि जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए X+2H2F2 लिए, ठीक ना, Xe+2F2 यानी कि जो फ्लोरीन गैस 2 बार लिए हैं, फिर इससे डायरेक्ट क्या बना दिए, XeF4 बना दिए, ठीक ना, XeF4 यानी कि
जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड बन गया। अब देखिए यहाँ पर Xe+3F2 लिए तो यहाँ पर क्या बन गया, जिनान हेक्साफ्लोराइड बन गया। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस ये बहुत आसान है। तो यहाँ पर 2 बार लिए, यहाँ पर 3 बार ले लिए आपकी मात्रा। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग वाला सिंपल सा एकदम पूछ दिया यूपीएससी नाम। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 3 का ग वाला करा कि K3 और Cr के C2O4 का इसका क्या करना है, आईपीएसी नाम बताना है। तो आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, ये पहला है तो इसके पहला इसका नाम लिख देंगे पहले, यानी कि ये पोटेशियम, ये 2 3 4 बार है, इसको नहीं, ये मायने नहीं रखता है, बस ये है क्या, पोटेशियम है, सोडियम, जो भी उसका नाम लिख देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम लिख दिए। अब इसमें लिगेंड जो है, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ये ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट कितने बार है, 3 बार है, 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, तो ट्राई लिख दिए। ये ऑक्सलेटो है तो ऑक्सलेटो लिख दिए। ये क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम में देखिए ये आगे आया है, ये धनात्मक वाला। ठीक ना, तो धनात्मक वाला जब आगे आते हैं तो उसमें ATE लगाते हैं, तो क्रोमेट लगाएंगे, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लगाएंगे। फिर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इसकी होती है +3, तो -2, ये -2 3 से गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, -6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो थर्ड आ जाएगा। ठीक ना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमेशा रोमन अंक में लिखी जाती है। फिर देखिए दूसरा है K2ZnOH का टेट्रा, यानी कि पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। ठीक ना, क्या हो जाएगा, जिंकेट सेकेंड, इसका नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा का घ वाला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा का घ क्या कर रहा है, करा कि आरएनए में उपस्थित 4 क्षारकों के नाम लिखिए। आरएनए में जो उपस्थित होते हैं क्षारक, ठीक ना, उनका नाम लिखना है, तो उनका नाम भी हम लिखते हैं एडिनिन, जैसे ए हो गया, ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से दर्शाते हैं। ठीक ना, तो आरएनए में 4 क्षारक पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में भी 4 क्षारक पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। ठीक ना, यूरेसिल की जगह क्या पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3। ठीक ना, प्रश्न नंबर 2 ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन प्रश्न नंबर 3 मतलब फट दोगे। आप देखिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 पर आ गए। तो देखिए 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का क वाला है, कह रहा है एक सेल में 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन भरने पर सेल का प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है, तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मोलर चालकता ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए R बराबर दिया है कितना, 520 ओम, यानी कि प्रतिरोध R बराबर कितना दिया है, 520 ओम दिया है। उसके बाद X बराबर दिया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। उसके बाद M बराबर दिया है 0.02। ठीक ना, ये क्या है, एक सेल में 0 इतने मोल विलयन भरने पर इतने विलयन दिया है, कितना, 0.02 मोल दिया है। फिर आपका देखिए K का मान निकालना है, K का मान निकालना है, यानी कि मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात करना है। अब देखिए मोलर चालकता बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए लैम्बडा एम बराबर होता है फार्मूला, लैम्बडा एम बराबर K बराबर भी निकालना है और लैम्बडा एम यानी कि मोलर चालकता भी निकालना है। तो लैम्बडा एम बराबर होता है K गुणे 1000 बटे में एम। अब देखिए यहाँ पर जो आपका x, K बराबर क्या होता है, x इंटू सी। ठीक ना, K बराबर क्या होता है, x इंटू सी गुणे में 1000 बटे में ये m हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक, बगल में लिखे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। तो C बराबर होता है 1/r होता है। C बराबर क्या होता है, 1/r होता है। और देखिए जब इसको K के फॉर्म में लिखते हैं, K के फॉर्म में, तो ये हो जाता है x इंटू 1/r। ठीक ना, x इंटू 1/r हो जाता है। और देखिए x का मान 1.29 बटे में r का मान 520 है, तो 520 यहाँ पर रखें। अब K बराबर 129 है और ये 52 गुणे 10 के पावर 3 हो गया। ठीक ना, कितना हो गया, 52 गुणे 10 के पावर 3 हो गया। ये क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएं, यहाँ पर 0 बढ़ गया है, तो 3 0 बढ़े हैं, तो ये 10 के पावर 3 और ये 10 के पावर 3 ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3। और ये भाग जब जाएगी 2 बार जाएगी, 2.48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, K बराबर 2.48 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये x c से कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पर हम इसको काट कर हम K लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर K भी आप लिख लीजिए K।
अब के का मान यहाँ पर देखिए हम लोग के का मान रखेंगे। के का मान कितना 2.48 गुणे 10 के पावर -3। तो यहाँ पर रख दीजिए 2.48 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 1000 बटे में यम का मान जो दिया है 0.02, ठीक ना, 0.02 जो यम का मान दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिख लिए मान इसका 0.02। अब देखिए लैम्बडा यम का मान आपका निकल गया। इसको गुणा भाग करेंगे, जब गुणा भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आया 124 आया, ठीक ना। आंसर कितना आ गया 124 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला, ठीक ना। अब देखिए ये अगले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए। हार्डी-सुलजे नियम और टिंडल प्रभाव को क्या करना है, समझाना है। 3 नंबर के क्वेश्चन ये है, प्रश्न नंबर 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हार्डी-सुलजे नियम, ठीक ना। हार्डी-सुलजे नियम क्या है, कोलाइडी कण को स्कंदित करने के लिए हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिया जो इस प्रकार है। पहला है कि कोलाइडी कण में मिलाया गया वैद्युत, कोलाइडी कण में मिलाया गया वैद्युत अपघट्य के आवेश सक्रिय होता है जो कोलाइडी कण के विपरीत होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, कोलाइडी कण के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत। विपरीत का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसका मतलब बात नहीं मानना, यानी कि उसके विपरीत चलना, ठीक ना। जैसे आप लोग कभी कभी किसी की बात नहीं मानते तो उसके विपरीत हो जाते हैं, ठीक। तो विपरीत, ये विपरीत है, ठीक। अब देखिए दूसरा नियम है कि कोलाइडी कण में वैद्युत अपघट्य की शक्ति या क्षमता उसके संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। जो उसकी शक्ति और जो क्षमता होती है ना, जो पावर होती है, जो आवेश होता है, वो क्या होती है, संयोजकता जो होती है उसके क्षमता के, उसके शक्ति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। उसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव आ गया। तो टिंडल प्रभाव को देखिए हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। जब किसी कोलाइडी को किसी पारदर्शी बीकर में, यहाँ पर देखिए बीकर लिखे हैं, ठीक ना, पारदर्शी बीकर में भरकर उसे अंधेरे कमरे में लेंस से केंद्रित प्रकाश को समकोण दिशा में रखे सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं, यानी कि ध्यान से देखते हैं तो कोलाइडी में एक नीला शंकु दिखाई देता है, एक नीला शंकु दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, ठीक ना। और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम देखिए यहाँ पर लिखे, चित्र भी बनाए, आपको समझा दे रहे हैं इसमें कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक पात्र लिए और इसमें क्या पारदर्शी, ये पात्र कैसा है, पारदर्शी है, ठीक ना। तो इसमें कोलाइडी कण भर लिए और इसमें देखिए जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं ऐसे, तो यहाँ से देखिए हम लोग टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, ठीक ना। जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार का शंकु आकार का क्या होगा, शंकु आकार का इसमें दिखाई देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल शंकु। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल शंकु बोलते हैं। और टिंडल शंकु, ये इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर इसी का देखिए ग वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर ग वाला देखिए, प्रश्न नंबर चौथा का ग वाला। तो यहाँ पर देखिए ग वाला हम लोग लिख लिए हैं। कह रहा है कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। अभिक्रिया का क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है और एनिलीन की नाइट्रीकरण लिखना है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एलिनीन क्या करता है, यहाँ पर हल है। तो कह रहा है एनिलीन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक यानी कि HNO3 से क्रिया करके आर्थो या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो एनिलीन बनाती है, ठीक ना। क्या बनाती है, नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन हमने लिए, बेंजीन पर NH2 का जुड़ना क्या होता है, एनिलीन कहलाता है। तो ये देखिए एनिलीन है, एनिलीन में HNO3 का रिएक्शन कराएंगे, वो भी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। जब H2SO4 की उपस्थिति में एनिलीन की क्रिया HNO3 से होती है तो ये क्या बन जाए, आर्थो। यहाँ पर आर्थो पोजीशन, यहाँ पर पैरा। तो आर्थो या पैरा किसी भी पोजीशन पर नाइट्रोजन O2 ग्रुप आकर जुड़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए NO2 ग्रुप आकर जुड़ गया तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि ये पैर वाले में आकर जुड़ा है। जो यहाँ पर ग्रुप है इसके बगल वाली दोनों साइड, जो दोनों बगल वाली इसको बोलेंगे आर्थो पोजीशन, ठीक ना। उसके बाद वाली जो पोजीशन है इसको बोलेंगे मेटा, इसको भी मेटा, और इसको पैरा, इसको भी पैरा बोलेंगे, ठीक। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। प्रश्न नंबर 4 का घ मैं कोशिश किया हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए, ठीक ना, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है यार।
घ वाला देखिए कह रहा है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल तथा NH2OH से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसी प्रकार से मतलब हम लोग रिएक्शन भी कराएंगे। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाएं CHO C 5 छठ C लिख लेना है, ऐसे छठ C। फिर यहाँ पर OH H OH OH H OH H और CH2OH ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHO CHOH कितने बार, 4 बार, और CH2OH ये भी एक ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक ना, शॉर्टकट में लिखा गया है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन इसमें पूछा है कि ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ठीक ना, किससे, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो ब्रोमीन जल का मतलब Br2 + H2O दोनों होना चाहिए, जल भी है ब्रोमीन भी है। तो ग्लूकोज का सूत्र लिख लें, ब्रोमीन जल से रिएक्शन करा दिए। जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, देखिए ये COOH हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल O हो जाता है, यानी कि COOH हो जाता है, ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा भी इसमें पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, देखिए दूसरा पूछा है कि NH2OH से यानी कि हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए बना है आपका CHO, ये आपका देखिए ग्लूकोज है, CHO CHOH का टेट्रा, और ये CH2OH है, प्लस में NH2OH से रिएक्शन हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे। जब हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और H2O निकलेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, N ग्रुप जो है कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगा, और कार्बन से जुड़ने के बाद ये डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, और ये सब चीज़ वही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक ना। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ वाला आपका खत्म हुआ। आपका जो अंशाल पेपर में प्रश्न नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन तक हम पूरा करा दिए। अब देखिए अगली जो वीडियो होगी आपके प्रश्न नंबर 5 6 7 की होगी, अथवा सब करा देंगे, ठीक ना। उसमें आप लोग थोड़ा मतलब आप लोग मेहनत करिए ताकि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। और देखिए अगर आपको PDF चाहिए तो ऊपर नंबर जो दिखे थे, जो पहले लिखे थे, उसी पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप SMS कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।